मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात पलायन की बिहार से। बिहार के लोगों के रोजी रोटी का मुख्य स्रोत कृषि, नौकरी और व्यापार है। नौकरी दोनों तरह की है, कई तरह की कह सकते हैं। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी में भी मजदूरों की नौकरी, वाइट कॉलर, कुर्सी पर बैठकर कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों की नौकरी, ठेके पर उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की नौकरी आदि आदि। एक नया वर्ग सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी संख्या बहुत है। और ये वाइट कॉलर्ड भी नहीं है, और अगर कहिए तो ब्लू कॉलर्ड भी नहीं है। तो ये सब रोजगार के साधन है। रही बात पलायन की, तो पलायन बिहार की कोई नई समस्या नहीं है। यह तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी थी और बाद में भी थी और है। स्वतंत्रता प्राप्ति से आगे झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। 2000 में अलग हो गया। तो जो बिहार के उद्योग धंधे थे वो आधे से ज़्यादा, वे लगभग अधिकांश उधर चले गए। जैसे जमशेदपुर के उद्योग धंधे, बोकारो के उद्योग धंधे, रांची के उद्योग धंधे, और भी जो कोलियरी हैं, जैसे कोयला उत्पादन के क्षेत्र, लौह अयस्क के क्षेत्र, वे भी झारखंड ही चले गए। तो रोजगार के अवसर और घट गए। तो उन इलाकों में भी, झारखंड के उन इलाकों में बिहार के बहुत लोग काम करते थे और अभी भी करते हैं, उधर ही बस गए। तो पलायन तो पहले भी था और आज भी है। लेकिन हाँ, पलायन कम नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है। इधर और बढ़ा है। 90 के दशक के बाद नए किस्म का पलायन होने लगा। बहुत लोग जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद आदि जगह जाकर काम करने लगे, सूरत में काम करने लगे, बेंगलोर में काम करने लगे। तो ये पलायन बढ़ा है। अच्छा, दूसरी बात, 60 के दशक के बाद, 60 के दशक के और बाद, या कहिए 90 के दशक से शिक्षा के लिए भी बिहार से पलायन बढ़ गया। बिहार के कई लोग बनारस में पढ़ते हैं, बच्चे बच्चियां दिल्ली में पढ़ते हैं, कर्नाटक में पढ़ते हैं। तो हम उच्च शिक्षा के अच्छे वातावरण भी नहीं दे पा रहे हैं। तो पलायन हो रहा है, नौकरी के लिए पलायन हो ही रहा है। तो पलायन का कारोबार जारी है। अभी इधर पलायन पर राजनीति 3-4 सालों से खूब हो रही है। जन सुराज एक नई पार्टी बनी है, जिन्होंने अपने 5 संकल्पों में एक संकल्प यह भी रखा है, युवाओं का पलायन बंद। उसके लिए समाधान उनके पास यह है कि 10 से 15 हज़ार की रोजी रोजगार की गारंटी बिहार में ही की जाएगी। पता नहीं यह पलायन को रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, मुझे तो नहीं लगता है। कितने लोगों को रोज़गार देंगे, और 10 से 15 हज़ार के रोज़गार में लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे, यह भी बात है। आज भी मनरेगा के तहत 300 रुपये की मजदूरी तो बिहार में उपलब्ध है ही, पर वो मजदूरी कितने लोग करते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं अपने गांव जाता हूं या अन्य गांव में भी जाता हूं, तो कहीं कोई मजदूरी का लार्ज स्केल काम तो नहीं देखता हूं। वो खेती में ही जो किसान लोग मजदूरी करवाते हैं वही देखता हूं।
या किसी का घर बन रहा है तो उसमें जो मजदूरी करते हैं वे देखता हूँ। ऐसे कोई जनहित का कोई मजदूरी का कार्यक्रम, कहीं मिट्टी कटाई हो रही हो, कहीं पेड़ लग रहे हो, ऐसा मैं देखता नहीं हूँ जिससे कि लगे कि मनरेगा में कार्य हो रहा है। तो ये 10-15 हज़ार के रोजी रोजगार गारंटी से पलायन रुकेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस के कुछ लोग अभी एक यात्रा निकाल रहे हैं, नौकरी दो पलायन रोको यात्रा। अब कितने लोगों को नौकरी देंगे, कौन सी नौकरी देंगे, शायद सरकारी नौकरी का ही वादा वे कर रहे हैं। तो उनके लिए पैसे हैं या नहीं है? सरकार तो बहुत सा काम कर्ज लेकर कर रही है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये सब जो दोनों दल, जनसुराज और कांग्रेस, ये वादा कर रहे हैं या यात्रा निकाल रहे हैं, यह कितना सफल होगा और कितना कारगर होगा, इस पर आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है। भावनात्मक रूप से बहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति में जो नारे और जुमले होते हैं वे आपकी भावना को भड़काने, बहकाने, अपने पक्ष में करने के लिए बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। तो इस पर कृपया सतर्क रहें। मैं यह नहीं कह रहा है कि इन दलों को वोट न दें या अमुक दल को वोट दें, क्योंकि राजनीतिज्ञ सारे लोग बड़े चतुर और चालाक हैं। वे, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, चाहे वे किसी भी दल के हों। वर्तमान मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने भी कोरोना के समय में कहा था कि अब सारे लोग आ जाइए, यहाँ आराम से रहिए, सबों को यहीं रोज़गार दिलाएंगे, बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे वो कार्यान्वित न कर सके, या तो साधन नहीं है या इच्छा शक्ति नहीं है, या उनका ध्यान किसी और चीज़ों में व्यस्त है। तो चाहे किसी भी दल के हों, कथनी और करनी में फ़र्क है। भाजपा वाले भी इस पलायन के मुद्दे को तो रोक नहीं पाए। वे भी अगर कहिए तो बिहार में सत्ता में हैं, नीतीश कुमार जी के साथ तो बराबर वे सत्ता में रहे हैं, ठीक है, 2-3 बार इधर से उधर भी हुए हैं लोग, लेकिन अधिकांश समय 2005 के बाद से तो भाजपा भी नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में है। दिल्ली में भी 2014 से सत्ता में है। तो पलायन, बिहार से पलायन को रोकने में वे भी सफल नहीं हुए हैं। तो आपको हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक नेता के वादे पर सोच समझकर विचार करने की ज़रूरत है, तभी उनको फॉलो करने की ज़रूरत है और उन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि उनके भावनाओं में बह जाइए। तो पलायन बंद होगा कि नहीं होगा उसका इंतज़ार मत कीजिए। आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाने पर पूरा ध्यान दीजिए, जिससे कि नौकरी मिले, चाहे प्राइवेट में मिले, सरकारी में मिले, यहाँ मिले, किसी दूसरे राज्य में मिले या विदेश में मिले, पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। खेती में जितना मेहनत कर सकते हैं करिए, और यहाँ की सरकारों से यह उपेक्षा करिए अपेक्षा करिए, आशा करिए, उम्मीद करिए कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरे। आज कांग्रेस नौकरी दो पलायन रोको यात्रा चला रही है, तो 90 के पहले तो उन्हीं की अधिकांश सरकारें रही है, और बिहार में जातीय नरसंहार तो 1990 के पहले ही शुरू हो गया था। तो क्या वे पलायन रोक पाएंगे? और 90 के बाद जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल की जो भी सरकारें रही, उसे भी कांग्रेस ने समर्थन दिया, परोक्ष प्रत्यक्ष जैसे कहिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन दिया। तो 90 के बाद तो सबसे ज़्यादा बिहार में जातीय नरसंहार हुआ। तो क्या कांग्रेस के लोग पलायन रोक पाएंगे? क्या वे सच बोल रहे हैं कि हाँ, उनकी इच्छा पलायन रोकने की है, कि ये राजनीतिक जुमलेबाजी है? तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए और अपना व्यक्तिगत मेहनत, अपने परिवार की मेहनत पर लगे रहिए। ये राजनीतिक जुमलेबाजी में मत पड़िए। इनको सोच समझकर ही मतदान कीजिए। चाहे जिसको भी मतदान करना हो, सोचिए कि वे आपके लिए सचमुच कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो मतदान मत करिए। नोटा को वोट देना पड़े दीजिए, कोई बात नहीं। वोट नहीं देना है
नहीं दीजिए, लेकिन सोच समझ कर वोट दीजिए। जाति के आधार पर या राजनीतिक जुमलेबाजी के आधार पर या भावना में बहकर वोट मत दीजिए। इनकी कथनी और करनी को परखिए, इन्होंने जो कहा वो किया क्या, वो देख लीजिए। तो कानून व्यवस्था को सुधारने में लोग ध्यान देते नहीं हैं और कहते हैं पलायन रोक देंगे। जनसुराज वाले भी 2015 में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुत मेहनत की और सरकार बनी भी। तो यही दोनों जो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, यही लोग तो 35 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। तो पलायन क्यों नहीं रोका, कानून व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी? और उसको प्रशांत किशोर जी ने समर्थन भी दिया रणनीति बना करके। खैर, शायद उन्होंने अब अपनी गलती को सुधार लिया है, अब वे समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन उनके भी बातों को सोच समझ कर ही समझिएगा, मानिएगा और पालन करिएगा। तो ये जो पलायन का जो मुद्दा उठा कर के लोग अपनी राजनीति बढ़ा रहे हैं, तो इसको पीछे के परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। कहीं ये भी तो एक राजनीतिक जुमलेबाजी ही नहीं है, या जुमलेबाजी ही बनकर नहीं रह जाएगी, ये भी देखना है कि सचमुच इनके इरादे नेक हैं। केवल ये वोट ही तो नहीं लेना चाहते हैं आपसे, जो कि हमेशा होता है। लोग आपकी वोट के लिए चिंतित हैं, आपके भले के लिए कितना चिंतित हैं पता नहीं। अगर भले के लिए चिंतित रहते तो बिहार में यही शिक्षा की स्थिति तो ऐसी नहीं होती कि लोग कर्नाटक और उत्तर प्रदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं, दिल्ली पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो इसको देखिए, उसके बाद ही पलायन के बारे में इनके लोक लुभावन वादों को सुनिए और समझिए। वर्तमान सरकार भी कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सफल नहीं दिख रही है। पिछले 6 महीने में तनिष्क की 2 दुकानों में डकैती हो गई। ठीक है, अपराधी को पकड़ा गया, कुछ किसी 1-2 अपराधी को या कुछ अपराधियों को पकड़ लिया गया, कुछ जेवरात भी बरामद हुए। लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई तो नुकसान तो हो गया बिहार का। बिहार की जो इमेज है वो तो ख़राब हो गई, क्योंकि घटना होने के बाद आप क्या करते हैं उसे कोई देखते नहीं है। घटना हो गई, यही बहुत है। तो बिहार में उद्योग धंधे कैसे आएंगे? जब कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो उद्योग धंधे कैसे आएंगे? और उद्योग धंधे नहीं आएंगे तो पलायन कैसे बंद होगा? अब किसी ईंट भट्ठे पर किसी मुंशी को लेवी या रंगदारी नहीं देने के चलते मार दिया जाए तो कानून व्यवस्था का क्या होगा और उद्योग धंधों का क्या होगा? तो पलायन कैसे रुकेगा? तो इन सब बातों को समझने की ज़रूरत है और इनके विचारों को भी परखने की ज़रूरत है। सीधे तौर पर मान लेने की ज़रूरत नहीं, आगे पीछे सोच समझ कर इनके वादे, कस्में, इनके वार्तालाप, इनके वक्तव्य को पढ़िए, सोचिए और समझिए कि हाँ ये बोलते अच्छा अभी ऐसा बोल रहे हैं, पहले इन्होंने क्या कहा था। मान लीजिए कोई दल कहता है कि जंगल राज था, या मान लीजिए जदयू के लोग कहते हैं कि जंगल राज था। तो जंगल राज था तो 2015 में उनके साथ गठबंधन इन्होंने क्यों किया? बीच में फिर 1-2 बार क्यों अल्टी पल्टी करके सरकार बनाया? जब वे जंगल राज के ही प्रतीक हैं तो उनके साथ सरकार क्यों बनाई? तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि कौन कितना निष्पक्ष और कौन कितना ईमानदार है और क्या बोल रहा है। तो मुझे जो लगा, चूँकि पलायन पर इधर बहुत चर्चा हो रही है तो मैंने आपसे अपनी बात कह दी। हो सकता है मैं सही नहीं हूँ या आंशिक रूप से सही हूँ या पूरा गलत हूँ। आप इस पर विचार करिए, आप इस पर सोचिए, अपने ढंग से सोचिए और अपना भला कीजिए, अपना कार्य कीजिए, अपना जीवन स्तर सुधारिए। मैं इसीलिए आपसे मुखातिब होता हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है कि मैं राजनीतिक हो जाऊं या मैं कोई यूट्यूब का सफल बहुत बड़ा कलाकार हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बिहार की थोड़ी चिंता है, मैं भी बिहारी हूं, पढ़ा लिखा हूं, रिटायर्ड हूं। तो मैं समझता हूं कि अगर समाज के लिए कुछ पॉजिटिव योगदान किया जाए तो कुछ करूं। अभी तक तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं,
उसी पॉजिटिव योगदान करने की तलाश में आपसे मुखातिब होता हूँ। इसलिए आपका आभार है कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं और अपनी राय दे दीजिए वीडियो के बारे में। मैं जो बोल रहा हूँ उसके गलत सही पर भी आप कमेंट करिए, यही मेरा अनुरोध है। नमस्कार, धन्यवाद।